हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है भारत में आरक्षण। आरक्षण जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ स्थान सुनिश्चित करना। व्हाट इज़ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन आपको जैसे बता दिया है कि कुछ स्थान या पद किसी विशेष जाति या वर्ग के लिए सुनिश्चित रखना कि उस पद या पर उसी जाति विशेष का व्यक्ति आ सकता है। भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था देश में आरक्षण प्रणाली की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। यह सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों, यहाँ तक कि विधानसभाओं में आबादी के कुछ वर्गों तक सीटों तक पहुँच की सुविधा के बारे में है। इन वर्गों ने अपनी जातिगत पहचान के कारण ऐतिहासिक अन्याय का सामना किया। कोटा आधारित सकारात्मक कार्यवाही के रूप में आरक्षण को सकारात्मक भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय संविधान द्वारा समर्थित सरकारी नीतियों द्वारा यह शासित होती हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें तो 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले ने मूल रूप से जाति आधारित आरक्षण प्रणाली के विचार की कल्पना की थी। आज जो आरक्षण व्यवस्था मौजूद है वह सही मायने में 1933 में शुरू की गई थी, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार प्रस्तुत किया था। इस पुरस्कार ने मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय और दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया था। लंबी बातचीत के बाद गांधी और अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जहां यह तय किया गया कि इसमें कुछ निश्चित आरक्षणों के साथ एक हिंदू मतदाता होगा। आज़ादी के बाद शुरू में केवल SC/ST के लिए ही आरक्षण प्रदान किया गया था। मंडल आयोग की सिफारिशों पर 1991 में OBC को भी आरक्षण के दायरे में शामिल किया गया। मंडल आयोग ने के द्वारा क्या कार्य किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने दिसंबर 1978 में BP मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। आयोग का गठन भारत के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए मानदंड की निर्धारित करने और उन वर्गों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। मंडल आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि भारत की आबादी में लगभग 52% OBC हैं, इसलिए उनके लिए 27% सरकारी नौकरियां आरक्षित की जानी चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के 11 संकेतक विकसित किए गए हैं। हिंदुओं में पिछड़े वर्गों की पहचान करने के अलावा आयोग ने गैर हिंदुओं जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध के बीच पिछड़े वर्गों की पहचान की। इसने 3743 जातियों की एक अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची तैयार की और 2108 जातियों की एक अधिक वंचित दलित पिछड़ा वर्ग की सूची भी तैयार की। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखते हुए उच्च जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली सरकारी अधिसूचना को रद्द कर दिया। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिद्धांत को बरकरार रखा कि संयुक्त आरक्षण लाभार्थियों को भारत की आबादी के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस निर्णय और प्रावधान के माध्यम से क्रीमी लेयर की अवधारणा को भी बल मिला कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए, न कि पदोन्नति तक। हाल ही में 2019 के संवैधानिक संशोधन, जो कि 103वां संशोधन था, अधिनियम ने अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण
प्रदान किया। यह अधिनियम सरकार को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान करने वाले खंड जोड़कर संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करता है। यह 10% आर्थिक आरक्षण और 50% आरक्षण सीमा से अधिक है। रिजर्वेशन कितने प्रकार का हो सकता है? रिजर्वेशन जाति के आधार पर भी हो सकता है, धर्म के आधार पर भी हो सकता है और लिंग के आधार पर भी हो सकता है। भारत में आरक्षण को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं कि भाग 16 केंद्र और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद ने ही राज्य और केंद्र सरकारों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाया। संविधान अधिनियम 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया था और सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड जोड़ा गया था। बाद में आरक्षण देकर पदोन्नत अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए संविधान अधिनियम 2001 द्वारा खंड 1 को संशोधित किया गया था। संवैधानिक संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद सम्मिलित किया गया जो राज्य को 1 वर्ष की अधूरी रिक्तियों को भरने में सक्षम बनाता है जो अगले वर्ष अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है, जिससे कुल संख्या पर 50% आरक्षण की सीमा समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। अनुच्छेद 243 डी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। साथ ही अनुच्छेद 233 टी प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आरक्षण प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 335 कहता है कि एससी और एसटी के दावों को प्रशासन की प्रभावकारिता के रखरखाव के साथ ध्यान में रखा जाएगा। आरक्षण की न्यायिक जांच। मद्रास राज्य के मामले में संविधान में प्रथम संशोधन करने के लिए नेतृत्व रिजर्वेशन थीम मामले के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये प्रमुख फैसला दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य के तहत रोजगार के मामले में अनुच्छेद 16 में नागरिकों के पिछड़े वर्गों में आरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 15 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में संसद के अनुच्छेद 15 में एक खंड सम्मिलित करके इसमें संशोधन किया गया। कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभार्थी की सूची से बाहर किया जाए, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए और कुल आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद ने 77वें संविधान संशोधन अधिनियम को अधिनियमित करके प्रतिक्रिया दी, जिसने अनुच्छेद 16A को पेश किया। यह अनुच्छेद राज्य को लोक सेवाओं में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में सीटें आरक्षित करने की शक्ति प्रदान करता है यदि समुदायों का सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो। एम नागराजन बनाम भारत संघ 2006 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16 की संवैधानिक वैधता की बरकरार रखते हुए कहा था कि संवैधानिक रूप से वैध होने के लिए ऐसी कोई भी आरक्षण नीति निम्न 3 संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगी। एससी और एसटी समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। दूसरी, सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। तीसरी,
ऐसी आरक्षण नीति प्रशासन में समग्र दक्षता को प्रभावित नहीं करेगी। जर्नैल सिंह बनाम 2018 के नारायण गुप्ता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन पर व्यावहारिक डेटा एकत्र करने के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने माना कि क्रीमी लेयर का बहिष्कार SC/ST तक फैला हुआ है, इसलिए राज्य SC/ST व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकता जो उनके समुदाय की क्रीमी लेयर से संबंधित है। मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक कानून को बरकरार रखा जो वरिष्ठता के साथ ही SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है। आरक्षण की जरूरत क्यों है? देश में पिछड़ी जातियों द्वारा झेले जा रहे ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए एक समान अवसर प्रदान करने के लिए पिछड़े वर्ग के वे लोग जो सदियों से संसाधनों और साधनों की पहुंच से दूर हैं, उन लोगों के लिए एक समान अवसर लाने के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, योग्यता के आधार पर समानता सुनिश्चित करने के लिए और सभी लोगों को योग्यता के आधार पर आंकने से पहले उन्हें समान स्तर पर लाया जाना चाहिए। आरक्षण के खिलाफ तर्क। राज्य सेवाओं में आरक्षण ने सरकारी कर्मचारियों के बीच विभाजन और दुश्मनी को जन्म दिया है, जिससे कार्यस्थल पर माहौल खराब हो गया है। आरक्षण नीति का उद्देश्य जाति का उन्मूलन नहीं है, बल्कि जाति आधारित आरक्षण ही जाति की धारणा को कायम रखता है। आरक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को संसाधनों द्वारा समान पहुंच प्रदान की जाए, लेकिन आर्थिक प्रगति के बावजूद वे सामाजिक रूप से वंचित बने रहे। आरक्षण योग्यता का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कई प्रगतिशील देशों की नींव है। यह वर्ग निष्ठाओं और मौलिक पहचानों को लागू करके संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने का एक उपकरण बन गया है। प्रमुख और कुलीन वर्ग पिछड़ी जातियों के भीतर आरक्षण के लाभ विनियोजित है और सबसे पिछड़ी जातियां इससे दूर बनी हुई है। आरक्षण समावेश के बजाय बहिष्कार का तंत्र बन गया है, क्योंकि कई उच्च जाति के गरीब भी भेदभाव और अन्याय का सामना कर रहे हैं, जो समाज में निराशा उत्पन्न करता है। आरक्षण की बढ़ती मांगों के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं? आरक्षण को तेजी से सोची समझी विकास नीतियों के प्रतिकूल प्रभावों के उपाय के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों में उनकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद 3 चीज़ें लोगों को चिंतित कर रही हैं: तीव्र कृषि संकट, रोजगार वृद्धि में ठहराव और विकास पथ में विकृतियां। इस पृष्ठभूमि में सरकार के लिए आरक्षण की बात करना पाठ्यक्रम में सुधार करने की तुलना में आसान है। उच्च जातियों के बीच आरक्षण की बढ़ती मांग विशेषाधिकार खोने के डर और परिवर्तन का सामना करने में असमर्थता से भी उत्पन्न हो रही है। उच्च जातियां विशेष रूप से सरकारी नौकरियों के संदर्भ में वंचित महसूस करने लगी हैं, क्योंकि उन्हें पिछड़े वर्गों की तरह समान लाभ नहीं मिलता। आरक्षण की बढ़ती नीति को संबंध में जो सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं: पहला है, आरक्षण का लाभ वंचित जातियों के अधिकांश वंचित बच्चों को ही मिलना चाहिए, जाति के टैग वाले कुछ विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों को नहीं। उच्च पद के अधिकारी परिवारों, उच्च आय वाले पेशेवरों और एक निश्चित आय से ऊपर के अन्य लोगों को विशेष रूप से सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण के माध्यम से प्रत्येक समुदाय के जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने के लिए निष्पक्ष और व्यावहारिक तरीके संभव और जरूरी है। आरक्षण की प्रक्रिया को वास्तव में आर्थिक रूप से
वंचित व्यक्तियों को फिल्टर करना चाहिए और उन सभी को न्याय दिलाना चाहिए। जमीनी स्तर पर शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव समय की मांग है। जागरूकता पैदा करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जहां अनारक्षित वर्ग प्रावधान का विरोध करते रहते हैं, वहीं आरक्षित क्षेत्रों के सबसे जरूरतमंद वर्गों को शायद ही इस बात की जानकारी होती है कि प्रावधान से कैसे लाभ उठाया जाए, यहाँ तक कि ऐसे प्रावधान हैं या नहीं है। कट्टरपंथी समाधान एक थाली पर उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर में प्रवेश के लिए उन्हें आरक्षण की पेशकश, आरक्षण से सभी जातियों के बीच पूरे क्रीमी लेयर को छोड़कर और उनकी क्षमताओं को विकसित करने की तरह ही है। आरक्षण उचित है जहां तक यह समाज के दलित और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए उचित सकारात्मक भेदभाव प्रदान करता है, लेकिन जब यह समाज को नुकसान पहुंचाता है तो संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दूसरों की कीमत पर कुछ के लिए विशेष अधिकार सुनिश्चित करता है, तो इसे जल्द से जल्द समाप्त कर किया जाना चाहिए। आरक्षण से बाहर किए गए समुदायों में आरक्षण श्रेणी में शामिल जातियों के प्रति शत्रुता और पूर्वाग्रह है। जब आगे बढ़ने से ज़्यादा लोग पिछड़ेपन की आकांक्षा रखते हैं तो देश खुद ही ठहर जाएगा। प्रवेश बाधाओं में छूट देकर मेरिटोक्रेसी को प्रदूषित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वंचितों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पिछड़ों को न्याय और आगे के लिए समानता और पूरी व्यवस्था के लिए दक्षता के बीच संतुलन खोजने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उपयुक्त जो हमने विवरण पढ़ा है, सुना है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आरक्षण नीति ने जहां दलित और पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास के साथ साथ राजनीतिक जागरूकता लाते हुए प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया है, वहीं दूसरी तरफ नकारात्मक पक्ष यह है कि वास्तव में आरक्षण का लाभ कुछ एक लोग ही उठा पाए हैं, क्योंकि इस कमजोर वर्ग के आज भी अधिकांश जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, वे आज भी आरक्षण के लाभ से बहुत दूर नजर आते हैं। इसके अतिरिक्त आरक्षण राजनीति के परिणाम स्वरूप जहां सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ है, वहीं साथ साथ अन्य वर्गों के नवयुवकों द्वारा अवसर की सीमितता के आधार पर आरक्षण को समाप्त करने की मांग की जाने लगी है। अतः आरक्षण की नीति के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रश्न निश्चित ही भारतीय समाज और राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।